हे गाइस, कैसे हैं आप लोग? आई होप यू ऑल विल बी गुड। दिस इज अभिनय निगम एंड आई वेलकम यू ऑल ऑन माय यूट्यूब चैनल। गाइस, आज हम बात करने वाले हैं मैकेनिकल इंजीनियरिंग के फैक्ट्स पर। फैक्ट्स जो कि बताएंगे कोर्सेज को, जो कि रिलेटेड होंगे सब्जेक्ट से, जिसमें मैं बात करूंगा जॉब्स की, चाहे वो गवर्नमेंट हो, नॉन गवर्नमेंट, प्राइवेट हो, उनके सैलरी पैकेजेस की। इन सभी क्राइटेरिया और फैक्ट्स को देख करके आप लोग अपने ब्रांच को इजीली सिलेक्ट कर पाएंगे। और यही नहीं, मैं ऐसी सारी इंडिविजुअल ब्रांचेस, सिविल, इलेक्ट्रिकल, सीएसआईटी, सभी के वीडियोस को बनाऊंगा, उनके एडवांटेजेस, उनके डिसएडवांटेजेस को आपके सामने रखूंगा ताकि आप खुद कंपैरिजन कर पाएं और सिलेक्ट कर पाएं अपनी ब्रांचेस को। तो गाइस, मैं अभिनय निगम आपको ले चलता हूं कि मैकेनिकल इंजीनियरिंग के फैक्ट्स क्या होते हैं। समझते हैं कि अगर आपने मैकेनिकल इंजीनियरिंग में ऐड होना है तो कौन से तरीके होते हैं। गाइस, अगर बात करें 10th की, तो 10th के बाद में आप डिप्लोमा इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग कर सकते हैं। 12th की अगर बात करें तो आप बीई बीटेक इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग कर सकते हैं। डिप्लोमा 3 साल का कोर्स होता है और बीई बीटेक 4 ईयर का कोर्स होता है। तो क्या डिप्लोमा करने के बाद में भी इंजीनियरिंग करी जा सकती है? बिल्कुल करी जा सकती है। जब 12th का पर्सन डायरेक्ट बीई बीटेक करता है तो 4 साल में करता है। बट अगर कोई डिप्लोमा करने के बाद में बीई में इंटर लेना चाहता है तो लेटरल एंट्री के थ्रू वो केवल 3 साल तक ही पढ़ता है और उसको रेगुलर इंजीनियरिंग की डिग्री मिलती है। तो गाइस, ये तो कुछ तरीके हो गए मैकेनिकल इंजीनियरिंग के कोर्स में इंटर करने के। अब इसको थोड़ा सा अलग हटाते हैं, चलते हैं सब्जेक्ट्स पर। बिकॉज बहुत सारे बच्चों का जो सिलेक्शन होता है ब्रांच का, वो सब्जेक्ट्स को लेकर के होता है कि हमें हर एक इंडिविजुअल ब्रांचेस में कौन से सब्जेक्ट्स पढ़ने पड़ेंगे। गाइस, मैं बहुत छोटी सी एक फैक्ट आपके सामने रखता हूं कि अगर आपको 11th का फिजिक्स बहुत ज्यादा पसंद है, उसके कंटेंट बहुत ज्यादा पसंद है, तो वो पूरा का पूरा मैकेनिकल इंजीनियरिंग को बिलोंग करता है। गाइस, वहां पर आप मैकेनिक्स पढ़ते हैं, यहां पर आप अप्लाइड मैकेनिक्स, इंजीनियरिंग मैकेनिक्स पढ़ते हैं। यहां पर चीजें जो एप्लीकेबल होती हैं मैकेनिक्स की वो समझते हैं, टेक्नोलॉजी जो इंट्रोड्यूस हो गई मैकेनिक्स में वो आप समझते हैं। मतलब यहां इंजीनियरिंग मैकेनिक्स पढ़ते हैं आप, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल पढ़ते हैं, थ्योरी ऑफ मशीन पढ़ते हैं, काइनेमेटिक्स ऑफ मशीन पढ़ते हैं, काइनेटिक्स ऑफ मशीन पढ़ते हैं, डायनेमिक्स ऑफ मशीन पढ़ते हैं। ये सारे टर्मिनोलॉजीज आपने सुनी होंगी, बस पीछे मशीन्स ऐड हुई हैं। आपने वहां पर थर्मोडायनेमिक्स, फ्लूइड मैकेनिक्स भी देखा होगा। तो हाँ गाइस, यहां पर भी डिप्लोमा की बात करें या इंजीनियरिंग की बात करें, सब्जेक्ट्स बहुत ज्यादा डिफर नहीं होते। हाँ, लेवल में जरूर अंतर होता है। तो यहां पर भी आप थर्मोडायनेमिक्स पढ़ते हो, फ्लूइड मैकेनिक्स पढ़ते हो, एचएमटी पढ़ते हो, हीट एंड मास ट्रांसफर पढ़ते हो, थर्मल एंड गैस डायनेमिक्स पर जाते हो, रेफ्रिजरेशन, एयर कंडीशनिंग पर जाते हो। फिर अलग सब्जेक्ट्स की अगर बात करें तो यहां पर आप एर्गोनॉमिक्स पढ़ते हो, आप वाइब्रेशंस पढ़ते हो। मतलब आपको एक कंप्लीट पैकेज मिलता है मशीन्स को लेकर के, मटेरियल को लेकर के, थर्मल को समझने के लिए। मैनेजमेंट सब्जेक्ट्स भी यहां पर इंट्रोड्यूस होते हैं, इसलिए बहुत सारे बच्चे बीई बीटेक इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग करने के बाद में एमबीए को भी अप्रोच करते हैं। उसका भी मैं एक छोटा सा आपको पार्ट बताऊंगा। तो गाइस, मैनेजमेंट के सब्जेक्ट्स इंट्रोड्यूस यहां पर होते हैं, लैंग्वेज भी आप यहां पर पढ़ते हो। मतलब एक कंप्लीट पैकेज आपको यहां पर मिलता है। अब अगर आप इंटरेस्टेड हो तो आप सिलेक्ट कर लीजिए, ठीक है। बट आपको क्या सिलेक्ट करना है यहाँ पर डिपेंड करता है। तो ये तो हो गई गाइस सब्जेक्ट से रिलेटेड बात, इसको थोड़ा सा अलग करते हैं। अब चलते हैं इंडस्ट्री में स्कोप क्या क्या होते हैं। तो गाइस, इंडस्ट्रियल स्कोप्स की अगर अपन बात करें या पावर प्लांट की बात करें, तो जितनी भी इंडस्ट्रीज होती हैं वो कुछ 5-6 सेक्टर्स पर वर्क करती हैं। मैन्युफैक्चरिंग पे, प्रोडक्शन पे, मेंटेनेंस पे, क्यू एंड क्यूसी पे, डिजाइन पे एंड मैनेजमेंट पे। और गाइस, मजे की बात है, ये पांचों सेक्टर इन सब्जेक्ट से कवर होते हैं। आप खुद ही मेंटेनेंस, मैन्युफैक्चरिंग, प्रोडक्शन सब आप मैकेनिकल इंजीनियरिंग पढ़ लोगे। साथ में जो मैनेजमेंट के सब्जेक्ट इंट्रोड्यूस होते हैं वो भी मैकेनिकल इंजीनियरिंग में कवर हो जाते हैं। क्वालिटी कंट्रोल, क्यू एंड क्यूसी, ऑटोमेशन, डिजाइन की अगर अपन बात करें तो कुछ सॉफ्टवेयर लैंग्वेजेस, कंप्यूटर लैंग्वेजेस कुछ इंट्रोड्यूस होती हैं, वो सारी आपको इसमें कवर हो जाती हैं। तो स्कोप है। मैं एक छोटा सा आपको पार्ट और बताता हूं जिससे आपको समझ में आएगा एग्जैक्टली डिमांड है या नहीं। गाइस, इंडस्ट्री में अगर 100% काम कर रहे हैं तो सुपरवाइजर, इंजीनियर, वर्कर्स को मिला करके अगर हम डिप्लोमा और बीई बीटेक दोनों को एक साथ समझे तो 40 लोगों की रिक्वायरमेंट होती है। दैट मींस 100 में से 40 जो होते हैं वो कहीं ना कहीं किस फील्ड को लेकर के होते हैं? मैन्युफैक्चरिंग, मेंटेनेंस, प्रोडक्शन, क्यू एंड क्यूसी, डिजाइन। बाकी जो होते हैं गाइस मैनेजमेंट को लेकर के होते हैं। तो अगर ये लोग कहीं ना कहीं मशीन से डील कर रहे हैं और 40% इन्वॉल्व हैं उसमें, इस फील्ड के, इसका मतलब इंडस्ट्री में मेन पावर के टर्म में स्कोप है। तो अब गाइस, कंसर्न करते हैं हम जॉब का। सबसे पहले स्टार्ट करूंगा जो मैकेनिकल की ब्यूटी है, इंडियन इंजीनियरिंग सर्विसेज, ईएसई।
तो गाइस अगर आप इंडियन इंजीनियरिंग सर्विसेज या इंजीनियरिंग सर्विसेज की अगर बात करते हैं तो ये एक तरह की गवर्नमेंट जॉब होती है। बड़े बड़े पॉलिटिशियंस इनके साथ में आपका उठना बैठना होता है और बहुत ही प्राइड की जॉब है बिकॉज नीली बत्ती की गाड़ी आपको मिलती है। गाइस इसकी जो सैलरी स्टार्ट होती है वो ऑलमोस्ट 80,000 से 1,20,000 तक जाती है। इसमें सिलेक्शंस टफ होता है बट सिलेक्शंस होता है। तो अगर आप मेहनती हैं, आप इंजीनियरिंग के साथ में इंजीनियरिंग के बाद में इस पर काम करना चाहते हैं, तैयारी करना चाहते हैं, तो आप तैयारी कर सकते हैं और इसमें सिलेक्ट भी हो सकते हैं। गाइस बहुत सारे बच्चों की इच्छा होती है कि वो डिफेंस टारगेट करें, वो एयरफोर्स में जाएं, नेवी में जाएं, आर्मी में जाएं। तो अगर डिप्लोमा मैकेनिकल की बात करें या बीटेक इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग की बात करें, दोनों के लिए ही अपॉर्चुनिटी ओपन होती है। हाँ गाइस, कॉलेज में नेवी, एयरफोर्स, आर्मी रिक्रूटमेंट्स के लिए आती हैं, एसएसबी इंटरव्यूज के लिए आती हैं और गाइस आप डायरेक्टली उस इंटरव्यू में बैठ सकते हैं। आप उसको क्रैक करें तो आपका काफी अच्छा प्राइड जॉब होता है। और सैलरी की बात तो क्या कहें, क्योंकि वहां पर उसके पर्क्स ही इतने सारे हैं कि और अगर आप डायरेक्टली भी टारगेट करना चाहते हैं तो डिप्लोमा इन मैकेनिकल और बीटेक इन मैकेनिकल से आप सीडीएस एग्जाम दे सकते हैं, आप एफकेट की एग्जाम दे सकते हैं, आप डायरेक्टली एसएसबी में एंटर कर सकते हैं। तो गाइस इन एग्जाम्स को देकर के भी आप डिफेंस सेक्टर को टारगेट कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं पीएसयू की। पीएसयू पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग। गाइस इस कैटेगरी में काफी सारी कंपनीज हैं जिनको कुछ कैटेगरी में डिवाइड करा गया है। सबसे पहली जो कैटेगरी है ना गाइस, वो होती है महारत्न। जैसा कि नाम से ही बताया गया है महारत्न, जिसमें गेल, भेल, सेल, एनटीपीसी, ओएनजीसी, आईओसीएल, सीआईएल गवर्नमेंट सेक्टर्स जो ओपन होते हैं बड़े बड़े, हर एक एंड पर मटेरियल को लेकर के, मैन्युफैक्चरिंग को लेकर के, प्रोडक्शन को लेकर के, डिप्लोमा की बात करें या बीटेक की बात करें, दोनों की ही डिमांड होती है। अब अगर गाइस डिप्लोमा की बात करें तो डायरेक्टली वैकेंसीज इसमें निकलती हैं डिप्लोमा आईटीआई को लेकर के। पर अगर अपन बीटेक की बात करते तो बीटेक से अगर इन महारत्न में जाना है, या नवरत्न, इससे नीचे जो होती हैं वो नवरत्न होती हैं, या उससे जो नीचे होती हैं वो मिनी रत्न होती हैं। तो गाइस इसमें अगर इंटर होना है तो इंटर होने के लिए हमें गेट की तैयारी करनी पड़ती है, ग्रेजुएट एप्टीट्यूड टेस्ट फॉर इंजीनियरिंग। तो इसकी तैयारी करने के बाद अगर आप अच्छा स्कोर करते हैं तो डायरेक्टली वहां से कॉल लेटर आता है और आपको इंटरव्यू के लिए कॉल किया जाता है। मतलब कोई रिटर्न नहीं देनी, केवल आपने इंटरव्यू फेस करना। इंटरव्यू अगर आप निकाल लेते हो तो आप इसकी पार्ट बन जाते हो। रही बात इसकी सैलरी की, तो गाइस इसकी सैलरी 80,000 से 1,10,000 1,20,000 है। मजे की बात यह है कि वो प्राइड की जॉब होती है इंजीनियरिंग सर्विसेज। ये जो जॉब है इसमें पर्क बहुत है। तो इसके जो पर्क्स है ना गाइस वो बहुत मजेदार है, बड़ा ही सुनकर के मजा आता है। 15,000 एवरी ईयर आपको मोबाइल के मिलते हैं, हर 3 साल आपको 50,000 लैपटॉप के मिलते हैं गाइस, हर 6 साल में आपको 1.5 लाख जो होता है फर्नीचर्स के मिलते हैं, मेडिकल और कई सारी चीजें, जैसे पेट्रोल डीजल में भी अगर आपका कोई खर्चा होता है, कोई आप शॉपिंग करते हो तो आप रिम्बर्स्ड करवा सकते हो। मतलब आपका पैसा कुछ लगना कि आपका कोई पैसा नहीं लगना। तो गाइस ये जो पर्क्स होते हैं ना, ये महारत्न, नवरत्न या मिनी रत्न, इन सब में अलग अलग वैरी करते हैं। गाइस महारत्न का अभी मैंने आपको बता दिया। नवरत्न जो कंपनीज होती हैं वो ऑलमोस्ट 60,000 से 80-90,000 तक की एक सैलरी ऑफर करती हैं। ये पर मंथ की बात कर रहा हूँ, पैकेज की बात नहीं कर रहा। तो गाइज अगर मिनी रत्न की बात करें तो ऑलमोस्ट 50 to 70 के बीच में इसका इनिशियली सैलरी लाया करता है। तो अपने आप में ये एक बहुत अच्छा प्रॉमिसिंग सेक्टर है। गाइज अगर गवर्नमेंट सेक्टर की अगर अपन बात करते हैं, आरआरबी की बात करें, एसएससी सीजीएल की बात करें, जिसमें आप कैसे जा सकते हो, तो अगेन डिप्लोमा और इंजीनियरिंग दोनों की बात करें तो एग्जाम्स होती हैं, फॉर्म्स निकलते हैं, आप जॉब अपॉर्चुनिटीज रहती हैं, आप रिटर्न एग्जाम क्लियर करिए। रिटर्न एग्जाम क्लियर करने के बाद इंटरव्यू होता है, आप वो क्लियर करें एंड देन उसके बाद में आपका जो जॉब लगता है ऑलमोस्ट 40,000 से लेकर 60,000 तक का इसका स्टार्टिंग सैलरी होती है। तो गाइज ये तो होती है गवर्नमेंट सेक्टर की बात। अब गाइज हम प्राइवेट सेक्टर की बात करते हैं कि मैकेनिकल इंजीनियरिंग को लेकर के प्राइवेट कंपनीज का क्या लुकआउट होता है। बहुत सारी टॉप मैकेनिकल कंपनीज होती हैं जो बहुत अच्छा सैलरी पैकेज आपको प्रोवाइड करती हैं। बट अगर आप टायर 1 टायर 2 कॉलेज में, मतलब आईआईटीज एंड एनआईटीज को बिलोंग करते हैं, उससे आप अगर आप पढ़े हुए हैं तो कंपनीज डायरेक्टली कैंपस प्लेसमेंट के लिए आती हैं। पर अगर आप वहां पर नहीं, आप टायर 3 कॉलेजेस में, जैसे बहुत सारे कॉलेजेस हो गए, ठीक है, आप उन कॉलेजेस में हैं, तो ऐसा नहीं है कि उसके लिए आपके पास में अपॉर्चुनिटीज नहीं होती। गाइस इसको समझने के लिए थोड़ा सा मैं आपको एक केस स्टडी बता देता हूं, शायद आपको उससे व्यू क्लियर हो जाए एग्जैक्टली मैं कहना क्या चाह रहा हूं। 2017 का मेरा एक स्टूडेंट है जिसकी स्टार्टिंग जो सैलरी थी वो थी 15,000। कंपनी का भी कोई बहुत अच्छा ब्रांड नेम नहीं था। वो यूजुअली 15,000 में उनकी जॉब लगती है। वो 2-3 महीने बाद मुझे कॉल करते हैं, सर 12 घंटे हमको काम करना पड़ रहा है, प्रॉपर पढ़ने का टाइम नहीं मिल रहा, आगे समझ में नहीं आ रहा। मैंने कहा 1 साल तक रुको। 1 साल बाद में जब वो पर्सन स्विच करते हैं तो उनको ऑलमोस्ट 5,000 रुपए का हाइक मिलता है, जो बहुत ज्यादा नहीं होता।
20,000 रुपये उनको मिलते हैं, 20,000 में वो पूरा 1 ईयर और निकालते हैं। 1 ईयर निकालने के बाद में गाइस जब वो स्विच करते हैं तो स्विच करने के टाइम उनका जो सैलरी था वो था 40,000। दैट मीन्स डायरेक्टली गेट 20,000 हाइक। ठीक है, अभी के टाइम की अगर बात करें तो 50,000 पे काम कर रहे हैं गाइस। 2016 में पास आउट किए हुए पर्सन 2016 टू 17 15, 17 टू 18 20, 18 टू 19 40 एंड 19 टू 20 गाइस 50,000। तो ये जो जर्नी होती है ये क्या उन्हीं पर्सन के लिए उनके भाग्य। बहुत सारे बच्चे डेस्टिनी को बोलते हैं कि अरे यार उसकी किस्मत थी, तो ऐसा नहीं है गाइस। आप लोगों को गिव अप नहीं करना चाहिए। 1 साल में हम गिव अप कर जाते हैं तो हमारे पास से अपॉर्चुनिटीज खो जाती हैं। मैकेनिकल में एग्जिस्टेंस चाहिए, हमें 1 साल 2 साल किसी कंपनी में काम करा हुआ होना चाहिए। तो जब आप गाइस काम करे हुए होते हैं और जब आप स्विच करते हैं काम करने के बाद में तो आप यू विल गेट हायर टू हायर पैकेजेस। ठीक है, तो यहां पर ये एक एक सिस्टम होता है काम करने का। अब आपको समझ में आ रहा होगा एग्जैक्टली कि टायर 3 कॉलेज में भी अगर आप पढ़ते हैं तो आप 3 या 4 साल में एक अच्छा एक डिसेंट सैलरी लुकआउट ले लेते हैं, आपको रेस्पेक्टफुल आइज से देखा जाता है। तो गाइज ये जो तरीके होते हैं इनके थ्रू काम किया जाता है और जॉब्स करी जाती हैं। ठीक है, डायरेक्टली अगर आप बड़ी कंपनीज में जॉब करे जाओगे तो बहुत अच्छा सैलरी पैकेज आपको मिलेगा। बट अगर आप टायर 3 कॉलेज में यार अच्छी कंपनी नहीं है तो कुछ इस तरह की केस स्टडी से आप समझ सकते हैं एग्जैक्टली कि मैं क्या कहना चाह रहा हूं। तो उसको आप समझिए, आप अपना लुकआउट डिसाइड करिए, दूसरी ब्रांच से कंपैरिजन करिए, ब्रांच को सिलेक्ट करिए। इसको थोड़ा सा अलग हटाते हैं, अब हम चलते हैं गाइस नॉन टेक्निकल गवर्नमेंट जॉब्स पे। तो गाइस अगर आप नॉन टेक्निकल गवर्नमेंट जॉब्स की बात करते हैं, मैंने जैसे 3rd ईयर में आने के बाद आपको गेट की तैयारी करने का बोला टेक्निकल जॉब्स के लिए, तो मैं यहां पर आपको बोलता हूं कि आप अगर नहीं करना चाहते टेक्निकल, आपका नॉन टेक्निकल आप करना चाहते हैं, जैसे बैंकिंग सेक्टर्स में आप जाना चाहते हैं, बहुत सारी एग्जाम्स होती हैं, पीएससी की एग्जाम्स होती है, तो आप 2nd ईयर 3rd ईयर से तैयारी करना चालू कर सकते हैं नॉन टेक्निकल गवर्नमेंट्स की। गाइस गारंटीड कि बैंकिंग की एग्जाम्स जो होती हैं, मैकेनिकल इंजीनियर्स अपने सिलेबस में अपने कंटेंट में काफी ज्यादा डेरिवेशन और मैथमेटिक्स पे वर्क करता है, जिससे वो काफी ज्यादा फास्ट होता है दूसरे नॉन टेक्निकल पर्सन से क्वेश्चन सॉल्व करते टाइम। तो ये जो नॉन टेक्निकल जो गवर्नमेंट जॉब्स होती है ना, ये आप बहुत इजीली क्रैक कर पाते हो। बैंकिंग के एग्जाम बहुत इजीली क्रैक कर सकते हैं, नॉन टेक्निकल्स बहुत इजीली क्रैक कर सकते हैं। तो 1-2 साल फर्स्ट सेकंड अटेम्प्ट में आपका ये एग्जाम्स में निकल जाती हैं। अब गाइस इसको साइड में करते हैं और मैकेनिकल की बात करते हैं प्राइवेट सेक्टर्स में नॉन टेक्निकल मैनर में। तो प्राइवेट सेक्टर एंड नॉन टेक्निकल में भी मैकेनिकल काफी डिमांडेड होता है, बिकॉज मैकेनिकल इंजीनियरिंग की बहुत सारी चीजें फील्ड वर्क वाली होती हैं, आपको लैब में काम करना होता है, मतलब वहां पे आप स्ट्रांग बनते हो, आपके डिसीजंस बहुत अच्छे होते हैं, डिफरेंट सिचुएशंस में आप रहते हो, तो उसमें कम्युनिकेशंस आपको अदर लोगों से बात करनी आती है। तो अगर हम बात करें कि आप नॉन टेक्निकल में जाते हैं, प्राइवेट बैंकिंग सेक्टर्स में जाते हैं, तो बहुत सारे पीओ प्रोग्राम्स होते हैं जिसमें डायरेक्टली प्रोबेशनरी ऑफिसर की आपको पोस्ट मिलती है। ऑलमोस्ट उसकी जो सैलरी स्टार्टिंग होती है वो 25,000 से होती है, एंड आपके परफॉर्मेंस पर ही आपके इंक्रीमेंट्स वहां होते जाते हैं। देखिए जॉब्स की बात करें तो जॉब्स अपने आप में डिफरेंट होती हैं, अलग अलग होती हैं। आज के टाइम पे डाइवर्सिफाइड सिचुएशन है, आप कहीं से स्किल्स लीजिए और किसी अदर में यूज कर लीजिए, इस टाइप की सिचुएशंस आज की हैं। अगर आप ये सोचते हैं कि मैं सीएस का हूं और मैकेनिकल में मुझे जॉब नहीं करनी, या मैकेनिकल का हूं तो सीएस में आपने जॉब नहीं करनी, तो इस टाइप की सिचुएशन कहीं ना कहीं अनहेल्दी इनऑर्गेनिक सिचुएशन होती है जहां पे आपको सफर करना पड़ सकता है। तो गाइस ये जो क्राइटेरिया था ये अपने आप में ब्रांच सिलेक्शन के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मैकेनिकल तो भी मैंने बताया, सिविल, इलेक्ट्रिकल, सीएसआईटी में सभी को बताऊंगा। मैं केवल आपके सामने फैक्ट्स रखूंगा गाइस, और अकॉर्डिंग टू दैट फैक्ट्स आपको डिसाइड करना है कि आपके लिए बेटर ब्रांच कौन सी है। आने वाली वीडियोस को अगर आप देखना चाहते हैं कि आप उनके अपडेट्स आपके पास में आ जाएं, तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। अगर कंटेंट कहीं ना कहीं अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक जरूर कर दीजिए एंड अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करिए। इसी रिक्वेस्ट के साथ थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, वंदे मातरम।